नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लेकर आ रही है। दोस्तों पाकिस्तान की ड्रोन घुसपैठ और उसकी साजिश से निपटने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जल्द ही अत्याधुनिक उपकरणों को सीमा पर तैनात करने वाली है। ये अत्याधुनिक उपकरण ड्रोन को न केवल जाम करने में सक्षम होंगे बल्कि इनसे आसमान में उड़ रहे पाकिस्तानी ड्रोन का आसानी से पता भी लगाया जा सकेगा। और यही वजह है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कई नए उपकरणों को सीमा पर लगाना शुरू कर देगी। बीएसएफ के एडिशनल डायरेक्टर ने कहा है कि बीएसएफ तकनीकी के साथ साथ सीमा के आसपास के इलाकों में इन डेप्थ पेट्रोलिंग भी कर रही है, क्योंकि ड्रोन अपना पेलोड सीमा पर नहीं बल्कि सीमा से सटे हुए इलाकों में गिराते हैं। बीएसएफ का कहना है कि सीमा पर लगाए गए इन नए उपकरणों का इस्तेमाल करने से बीएसएफ के जवानों और बीएसएफ में शामिल हो रहे नए जवानों को पूरा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है और यहाँ पर एक फर्जी विंग कमांडर पकड़ा गया है। दरअसल दोस्तों अभी तक इस तरीके की खबरें काफी आती थी, लेकिन ये जो खबर आई है यानी कि ये फर्जी विंग कमांडर की, ये इसलिए चौंका देने वाली है क्योंकि इसे काफी समय से पकड़ा नहीं जा रहा था। ये इस तरीके से भारतीय वायुसेना के अंदर घुसा हुआ था। आपको मैं बताना चाहूंगा कि फर्जी विंग कमांडर बनकर घूम रहा ये फिरोज गांधी, इससे संवेदनशील दस्तावेज मिले हैं और इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप है और ये पता लगाई जाने की कोशिश कर रही है कि फिरोज का किसके साथ संपर्क रहा है और दस्तावेजों को उसने किसके साथ साझा किया है। हालांकि इसे पकड़कर अदालत में भी पेश कर दिया गया है। दरअसल जो इसके पास दस्तावेज मिले हैं वो काफी संवेदनशील है। इनका इस्तेमाल करके वो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि ये भारतीय वायुसेना के अफसरों के साथ फोटो तक भी खिंचवाता था। आप हिम्मत तो देखिए इसकी। ये जो फिरोज गांधी नाम का व्यक्ति है ये काफी शातिर बताया जा रहा है और ये नहीं, पूरे एक दशक से एयरफोर्स अधिकारी बनकर घूम रहा था। उसने एयरफोर्स के कई अधिकारियों के साथ दोस्ती कर रखी थी, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाता था और उनके इस्तेमाल से वो लोगों को बरगलाता भी था। पुलिस को एयरफोर्स के कई अधिकारियों के साथ उसकी नजदीकियों का भी पता चला है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि ये अधिकारी बनकर लोगों को ठगता था। दरअसल सवाल ये उठ रहा है कि ये विंग कमांडर वाली पोस्ट तक कैसे पहुंच गया और इसी वजह से मिलिट्री इंटेलिजेंस, खुफिया विभाग, एयरफोर्स के अधिकारी और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त टीम अब फिरोज से पूछताछ कर रही है। इसके पास मौजूदा एयरपोर्ट एंट्री पास भी है, लेकिन अब इसकी मदद कौन कर रहा था भारतीय वायुसेना में रहकर, ये भी अब जांच का विषय है। ये बहुत बड़ी सुरक्षा में सेंध है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि रक्षा मंत्रालय से आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है 1072 नाइट साइट्स और उनकी एसेसरीज के लिए, जिन्हें की 7.62 बाई 51 mm की लाइट मशीन गन में लगाया जाएगा और ये सौदा बाय इंडियन कैटेगरी के तहत होगा। और इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अनुसार इनकी मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज 800 मीटर और 600 मीटर की इनकी रिकॉग्निशन रेंज होनी चाहिए और इसमें 50% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही साथ इसका 10,000 घंटे का सर्विस लाइफ भी होनी चाहिए। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि नेत्रा मार्क 2 को लेकर आ रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीआरडीओ की सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है, जिनमें की जो भारतीय पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ताकि वे एयरबॉर्न सर्विलांस सिस्टम प्रोग्राम में हिस्सा बन सके, जिसमें कि वे 6 नेत्रा मार्क 2 प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट कम पार्टनर होंगे। और इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का उद्देश्य ये भी है कि भारतीय इंडस्ट्री की क्षमता को जांचना ताकि वे डेवलपमेंट कम पार्टनर के तौर पर उभर सके। साथ ही ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां एयरबॉर्न सर्विलांस सिस्टम के लिए मिशन सिस्टम को भी तैयार करेंगी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि भारत की स्वदेशी अस्त्रा IR वेरिएंट वाली मिसाइल को लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि डीआरडीओ अब अस्त्रा IR वेरिएंट में नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी को शामिल करेगा, जिससे कि इसका इस्तेमाल भविष्य के हथियार के तौर पर किया जाएगा। और यही नहीं, इसका इस्तेमाल भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स में भी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि अस्त्रा IR मिसाइल में कुछ परिवर्तन होंगे, जैसे कि इसके एरोडायनेमिक्स में परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन यह अस्त्रा मार्क 1 के एयरफ्रेम पर ही आधारित होगी। और अस्त्रा IR मिसाइल में इंफ्रारेड और रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर होगा और अस्त्रा IR की रेंज 50 किलोमीटर होगी। और इस अस्त्रा IR मिसाइल में रेल और इजेक्शन लॉन्च दोनों मोड होंगे और साथ ही कम इंफ्रारेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर वाले हवाई लक्ष्यों का पता लगाने के लिए इसे फाइन ट्यून किया जाएगा, जो कि आमतौर पर 5वीं पीढ़ी के विमानों से जुड़े होते हैं। और अस्त्रा IR के पास ASRAM और पाइथन 5 जैसी जो मौजूदा क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स हैं उनकी तुलना में बेहतर रेंज होगी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि भारतीय नौसेना से आ रही है। दरअसल भारतीय नौसेना ने एक नया प्रमोशनल वीडियो जारी किया है डिफेंस एक्सपो के लिए और इस वीडियो में भारतीय नौसेना के भविष्य की योजनाओं को आप देख सकते हैं, जिसमें कि आने वाले नेक्स्ट जनरेशन जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके ग्राफिक्स को दिखाया गया। इसमें कुल 8 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स दिखाए गए हैं और इनमें कैनिस्टर बेस्ड यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर होगा, जो कि 144 मिसाइलों के साथ होगा। यानी इसमें 72 वर्टिकल लॉन्चिंग सेल्स होंगे, जिन्हें कि 2 अलग अलग स्थानों में लगाया गया है। यानी इसमें टॉर्पीडो लॉन्चर और एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम भी होगा, जिसे कि रडार के पीछे की तरफ लगाया गया है।
साथ ही इसमें 3 क्लोज इन वेपन सिस्टम होंगे, इजरायली MF स्टार रडार होगा, स्वदेशी 127 mm की नेवल गन लगी होगी और कहा जा रहा है कि 2024 तक इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो जाएगा और 2026 से ये बननी भी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि कल डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि INS अरिहंत से एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। हालांकि मिसाइल कौन सी थी इसके बारे में अपडेट पूरा आ चुका है। कहा जा रहा है कि INS अरिहंत से 750 किलोमीटर रेंज वाली K-15 सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। ये टेस्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि अब INS अरिहंत पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो गई है और दिन रात इसके लिए काम किए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक हथियार है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये एक ऐसी रेलगन होने वाली है जो कि 200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और इसका इस्तेमाल थल, नभ और जल सेना तीनों कर सकती हैं और ये भविष्य का एक और घातक हथियार बन जाएगा। दरअसल इसमें गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO ने अभी हाल ही में अपनी टेक्नोलॉजी फोकस जर्नल में एक रिपोर्ट रेलगन को लेकर प्रकाशित की है। पुणे स्थित उनकी जो प्रयोगशाला है, जिसका नाम आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने इस पर काम शुरू किया है। दरअसल ये रेलगन कैसे काम करती है वो भी आप जान लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार किया जाता है। इससे गति या ऊर्जा पैदा होती है जो रेलगन में लगे गोले को ध्वनि की रफ्तार से 6 से 7 गुना ज्यादा रफ्तार से फेंकती है। ये जरूरी है कि रेलगन में वही गोले इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में सक्षम हो। DRDO के वैज्ञानिक भी कह चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन पर अमेरिका, रूस समेत कई देश भी कार्य कर रहे हैं और चीन ने तो ऐसे दावे भी किए हैं। ऐसे में यदि भारत भी इस पर काम करता है तो भविष्य की रक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण भी साबित होगी। दरअसल इस रेलगन का फायदा क्या होगा ये भी हमारे लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलगन जो हमारे आर्टिलरीज हैं यानी कि तोपखाने हैं, उससे आगे की चीज है, यानी कि उसका नेक्स्ट स्टेप है। जहां तोप की मारक क्षमता 50 से 60 और मैक्सिमम 70 और 78 किलोमीटर हो सकती है, तो रेलगन की क्षमता 200 किलोमीटर तक हो सकती है। ये समुद्र में दुश्मन के जहाजों को उड़ाने, मिसाइल हमले को टालने या फिर दुश्मन के वायुयान को गिराने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी और ये काम आपकी तोपें नहीं कर सकती हैं। छोटी मिसाइलों से जो काम हो सकते हैं वही काम इससे किए जाएंगे। साफ है कि इसमें बारूद का इस्तेमाल नहीं होने की वजह से लागत भी कम आएगी। तो आपने पूरा सिनेरियो जान लिया कि इस रेलगन का क्या फायदा मिलने वाला है और कैसे भारत भविष्य के हथियारों पर काम कर रहा है। इसीलिए कुछ समय और इंतजार हमें करना होगा क्योंकि थोड़ा सा वक्त तो लगेगा चीजों को पूरी तरीके से विकसित होने के लिए। फिलहाल आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करने और समुद्री सुरक्षा के लिए कानून बनाने के देश के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत अन्य देशों के साथ सहयोग तंत्र स्थापित करने और समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण में सहयोग करने का विश्वास रखता है। साथ ही उन्होंने समुद्री गतिविधियों, समुद्री सुरक्षा और देशों के बीच और अधिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना और सीमाओं को सुरक्षित रखना एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों की तैयारियों को और मजबूत करने के लिए दूर दराज के इलाकों से संपर्क बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले 8 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और समृद्धि की बहाली भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धियों में से एक है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। सेना ने अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, ICICI, HDFC, एक्सिस, यस बैंक, कोटक महिंद्रा, IDFC, फर्स्ट और बंधन बैंक शामिल है। अग्निवीर पैकेज के तहत दी जाने वाली सुविधाएं और लाभ रक्षा वेतन पैकेज के समान है। इसके अलावा बैंक ने अपने उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्ट लोन की भी पेशकश की है। अग्निपथ का पहला बैच जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। अगली अपडेट भारत और चीन सीमा को लेकर आ रही है। भारत और चीन ने अपनी सीमा क्षेत्र के पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की समीक्षा की है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 25वीं बैठक में दोनों देश शीर्ष मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के लिए राजनयिक और सैन्य तंत्र के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए ताकि द्विपक्षीय संबंध सामान्य बनाए जा सके। कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ अन्य मुद्दों के समाधान के लिए वरिष्ठ कमांडरों की अगले दौर की बैठक जल्द ही करने वाले हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि अमेरिका और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक बड़ा गेम खेल रहा है। ऐसे में एक नया बयान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आया। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे खतरनाक देश है पाकिस्तान। उनके बयान से साफ तौर पर लग रहा है कि परमाणु हथियार जमा कर रहे पाकिस्तान की पोल फिर से खुल गई है। बाइडेन ने बिल्कुल करवट लेते हुए साफ तौर पर कह दिया कि ये एक खतरनाक देश है, क्योंकि
इनके पास बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार हैं। ऐसे में पाकिस्तान भी भड़क गया है बाइडेन के इस बयान से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं और इनकी संख्या वो लगातार बढ़ा रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बात कही गई है कि पाकिस्तान अगर इसी तेजी से परमाणु हथियार बनाता रहा तो 2025 तक उसके पास 200 के करीब एटम बम हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के सामने भी इस वक्त एक बड़ी चुनौती है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई। उसके बाद से धीरे धीरे विश्व शक्ति की पकड़ को खोता जा रहा है अमेरिका। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है अमेरिका को जो लगती है, वो ये लगती है कि इनके अपने परमाणु हथियारों पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। कल को कोई भी इन हथियारों के साथ छेड़खानी कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया गया है बाइडेन के द्वारा। हालांकि दोस्तों, बाइडेन के बयान के पीछे एक चीज हम और समझ सकते हैं कि भारत का प्रेशर, भारत ने लगातार अमेरिका को इस बात के लिए सचेत किया, आप हमारे साथ बड़ी डिफेंस डील करने की सोच रहे हैं और आप हमारे पार्टनर रशिया को बदलना चाहते हैं हथियारों के मामले में, यानी कि भारत रशियन हथियारों को कम करके अमेरिकी हथियार को खरीदे। तो ऐसे में भारत ने भी जियोपॉलिटिक्स लेवल पर गेम खेला और अमेरिका को प्रेशर में डाला कि भाई अगर आपने पाकिस्तान को प्रेशराइज नहीं किया तो ये फिर से आतंकवाद को पनाह देगा और फिर से स्थिति बिगड़ेगी। और अमेरिका तो वैसे भी आपको मालूम है कि चालू देश है, उसको लग रहा होगा कि भारत से तो बल्कि फायदा हो रहा है, इनको तो पैसा देना ही पड़ रहा है, तो इसीलिए ये बयान भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हो सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि इसरो को लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि इसरो दिवाली से एक दिन पहले अपना सबसे भारी रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। इस रॉकेट से ब्रिटिश स्टार्टअप कंपनी OneWeb के सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में छोड़े जाएंगे। ये सैटेलाइट दुनिया के अंतरिक्ष से इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाले हैं और इस कंपनी में भारत का जो एयरटेल है वो शेयर होल्डर है। इसरो ने इस रॉकेट का नाम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3 रखा है, जिसे कि पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। इस रॉकेट में OneWeb के 36 सैटेलाइट्स जा रहे हैं। पूरे मिशन का नाम है LVM-3M2/OneWeb India 1 मिशन। लॉन्चिंग 23 अक्टूबर 2022 की सुबह 7 बजे श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से होगी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।